रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। सबसे पहले बच्चों हम लोग प्रिज्म को ही समझ लेते हैं। प्रिज्म क्या होता है भाई कि एक ट्राइंगल होता है एबीसी, उसके पीछे एक और ट्राइंगल ले लिया पीक्यूआर, और दोनों ट्राइंगल्स को ग्लास सरफेस से कंबाइन कर दिया। भाई जैसे सिलेंडर होता है, सिलेंडर में एक नीचे सर्कल है एक ऊपर सर्कल है, और दोनों को ग्लास से भर दिया और ग्लास से मिला दिया। उसी तरह यहाँ पे नीचे एक ट्राइंगल है और ऊपर एक ट्राइंगल है, हर एक साइड को ऊपर से प्रोड्यूस करके मिला दिया, बीच के सरफेस को ग्लास से भर दिया, तो ट्रांसपेरेंट जो मटेरियल है वो पूरा अपने आप में प्रिज्म की तरह काम करने लगा। मैं जब छोटा था तो मुझे मेरे एक दोस्त ने एक टॉफी का पैकेट दिया था, वो भी प्रिज्म जैसा ही था। आपने एक पेंसिल बॉक्स भी देखा होगा, वो भी प्रिज्म जैसा ही होगा। होता कैसा है, एक ट्राइंगल ऐसा और बीच में सारा मटेरियल जो है वो कनेक्टेड है। इट इज लाइक अ बॉक्स हुज टॉप एंड बॉटम लुक्स लाइक अ ट्राइंगल। इस तरह समझ सकते हैं। और आई एम वेरी श्योर कि आपने प्रिज्म शेप जरूर देखा होगा। अच्छा, तो ये तो हो गया प्रिज्म कैसा दिखता है। तो एक तरीके से अगर हम लोग पूछा जाए थोड़ा मैथ्स में जूनियर क्लास में जैसे करते हैं, हाउ मेनी सरफेसेस डज अ प्रिज्म हैव, तो प्रिज्म में कितनी सरफेस होती हैं, 2 ट्राइंगल और 3 रेक्टेंगल। ऐसा होता है कि नहीं, समझ में आया कैसे? एक ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल, एक रेक्टेंगल, दूसरा रेक्टेंगल और तीसरा रेक्टेंगल। आई थिंक समझ गए होंगे बहुत आराम से। तो प्रिज्म में 2 ट्राइंगल और 3 रेक्टेंगल होते हैं, यानी टोटल 5 सरफेसेस होती हैं। अब प्रिज्म में 5 सरफेसेस, 5 फेसेस बोल दो, ज्यादा बढ़िया रहेगा। और प्रिज्म में कॉर्नर्स कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 कॉर्नर्स होते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा फिजिक्स के बाहर चले गए हम लोग, बट कोई बात नहीं। और एजेस कितनी होती हैं, 1 2 3 4। एक फेस हो गया, 1 2 3 4, 2 फेस हो गए, 4 4 8 हो गए, 9 10, 10 एजेस हो गए। ठीक है, तो ये तो इसका बेसिक शेप हो गया, बहुत अच्छी तरीके से हम लोग समझ चुके हैं। अब इसको, ये जो है एपीआरसी अपना क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिंग सरफेस। रिफ्रैक्टिंग सरफेस इसलिए क्योंकि हमारी जो लाइट आएगी वो एंटर कहां से होगी, वो एंटर होगी यहां से और यहां से बाहर निकल आएगी। तो जैसे हमने बोला एपीआरसी एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, उसी तरह हम बोलेंगे एपीक्यूबी भी एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। एपीक्यूबी भी एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, इसे हमने बोला रिफ्रैक्टिंग सरफेस। और उसी तरह इस वाले को भी हम लोग बोल सकते हैं, इधर वाली सरफेस को भी रिफ्रैक्टिंग सरफेस बोल सकते हैं। यहां मैंने लिख दिया है। अब ये जो है ये क्या है, रिफ्रैक्टिंग, बोलो भाई, ये है रिफ्रैक्टिंग एज, है ना, ये है रिफ्रैक्टिंग साइड। हाँ, रिफ्रैक्टिंग साइड बेटा, क्योंकि ये 3D फिगर है तो इसलिए रिफ्रैक्टिंग एज बोलना ज्यादा अच्छा होगा। जब इसी का ट्रायंगुलर रिप्रेजेंटेशन होगा, आगे वही करने वाला हूं, अगला स्टेप वही है, तब हम लोग उसे रिफ्रैक्टिंग साइड बोल सकते हैं। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं आप। फिर उसके बाद ये जो नीचे है BQRC, ये क्या है, ये बेस है। ठीक है, और एंगल BAC ये क्या है, इसे बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ प्रिज्म। कुछ लोग इसे एक और फैंसी नाम है रिफ्रैक्टिंग एंगल, ये याद रखिएगा, एंगल ऑफ प्रिज्म हो गया ये, है ना, ये है एंगल ऑफ प्रिज्म। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही
बात है, बाकी सारी बातें आप भूल भी जाए कोई बात नहीं, लेकिन एंगल ऑफ प्रिज्म जरूर आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, 5 फेसेस यहां से कट रहा था। ओके, अब तो हम लोग ने अपना प्रिज्म के बेसिक डिजाइन को समझ लिया। अच्छा आप बताइए कि एंगल ऑफ प्रिज्म कितना हो सकता है, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म? मिनिमम वैल्यू हो सकती है 0 डिग्री, मतलब थ्योरेटिकली 0 डिग्री हो सकती है, लेकिन प्रिज्म फिर बहुत पतला हो जाएगा, गायब ही हो जाएगा। तो जस्ट ग्रेटर देन 0 डिग्री ये मिनिमम लिमिट है। और मैक्सिमम लिमिट कितनी है? जस्ट लेस देन 180 डिग्री। भाई प्रिज्म पतला होगा तो ऐसा दिखाई देगा, और एंगल बहुत ज्यादा होगा, 180 डिग्री के आसपास होने लगेगा, तो इस तरह होने लगेगा, है ना। मैं यहां पे बात कर रहा हूं इन साइड्स की। भाई पतला होता जाएगा, साइड ए बी और ए सी की बात कर रहा हूं, पतला होता जाएगा तो एंगल 0 डिग्री को टेंड करने लगेगा, और बड़ा होता जाएगा, मोटा होता जाएगा तो एंगल 180 डिग्री को टेंड करने लगेगा। इसका मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म ए जो है उसकी लिमिट क्या है? एंगल ए ना लिखो, चलो बी ए सी लिख दो। एंगल बी ए सी की लिमिट है लेस देन 180 डिग्री एंड इट इज ग्रेटर देन 0 डिग्री। सही है ना भाई? चलो, सब बढ़िया चल रहा है यहाँ पे। अब हम लोगों ने प्रिज्म को बहुत अच्छे से समझ लिया है। अगर किसी ने प्रिज्म कभी नहीं देखा होगा तब भी अब समझ चुका होगा मेरे हिसाब से। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, अब देखिए खूब सारी लंबी लिस्ट लिख दी है मैंने। PQ यहाँ पे क्या है? मान लीजिए, देखिए ये भी अपने आप में ICSE में एक क्वेश्चन आ सकता है कि एक थोड़ा सा अंडर लेबल्ड डायग्राम होगा जिसमें पूरी लेबलिंग नहीं की गई होगी, और फिर उसमें आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये क्या है, ये कौन सी रे है, ये कौन सा एंगल है, तो आपको बताना आना चाहिए, जिसे बायो में आता है उस टाइप का। तो देखिए PQ क्या है भाई, बोलिए। PQ क्या है? इंसिडेंट रे। फिर उसके बाद QR क्या है भाई? है ना, रिफ्रैक्टेड रे। इसी टाइप की चीज हम लोग उसमें भी जब ग्लास लैब पढ़ रहे थे तब भी था। RS क्या है? इमर्जेंट रे। एंगल ए अभी पढ़ा था, एंगल ऑफ प्रिज्म, या फिर एक और फैंसी नाम रिफ्रैक्टिंग एंगल। बिल्कुल ठीक है, रिफ्रैक्टिंग एंगल आपको थोड़ा ज्यादा सीनियर क्लास में देखने को मिलेगा, दोनों ही मिलेंगे। एंगल ऑफ प्रिज्म ज्यादा कॉमन है, सब कोई जानता है। फिर एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल R1, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। कोई गलती कर सकता है कि एंगल R2 को भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोल दे, लेकिन नहीं, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इनसाइड द प्रिज्म, इनसाइड द ग्लास प्रिज्म, है ना सर? हाँ बोलिए सर, अगर हम लोग R1 को बोले, R2 को बोले, अपने जो इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसको अगर हम लोग बोले कि द इंसिडेंट रे ऑन द फर्स्ट सरफेस, और जो R2 है, हाँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन द फर्स्ट सरफेस, और इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन द सेकेंड सरफेस। बिल्कुल सही बताया आपने, ये भी बहुत अच्छी बात है। ए बी है फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये भी पूछा जाता है, मतलब आपको ये टर्म आना चाहिए एटलीस्ट। फर्स्ट और सेकंड किसको बोलते हैं, और AC इज द सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ठीक है, और एक और बात बोलेंगे कि भाई BC को क्या बोलते हैं, बस बेस, बेस ऑफ प्रिज्म बोल दो, कोई बात नहीं है। चलो, और डेल्टा क्या है? एंगल ऑफ डेविएशन। इतने सारे नाम हमें मालूम होने चाहिए।
ठीक है, तो ए आई R1 R2 इन पे और E और डेल्टा, इनके बीच में हम लोग अब रिलेशनशिप देखेंगे और बड़ा ही बेसिक ज्योमेट्री से है। हम लोग बहुत कायदे से क्वाड्रिलेटरल पढ़ चुके हैं, मतलब कि सर्कल में पढ़ चुके हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जानते हैं, ट्राइंगल जानते हैं। इतने ही सब मामूली ज्ञान से ही हम लोग आगे का प्रूफ कर लेंगे। प्रूफ बहुत ज़्यादा कोर्स में है नहीं, लेकिन आपको समझना चाहिए, काफ़ी आप अप्रिशिएट करेंगे कि ये काफ़ी आसान है। अब थोड़ा सा बच्चों डेल्टा को देख लेते हैं हम लोग। इसको एक बार फिर से बनाऊंगा मैं, जहां पे डेल्टा है। ये पॉइंट है डी, ये है डेल्टा। मैं अपना मेन डायग्राम बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए फिर से बनाया। ये हुआ Q और ये हुआ R, ऐसे ही कुछ है। और अगर हम लोग देखें इस ट्रायंगल में, तो ये सब कुछ डॉटेड था, नीचे वाली लाइन जो थी वो रेड थी, ऐसी कुछ है ना। तो अगर हम लोग देखें डेल्टा एक एक्सटीरियर एंगल है इसके लिए और इसके लिए। आप ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या लिखा, डेल्टा इज इक्वल टू एंगल डी क्यू आर प्लस एंगल डी आर क्यू। इसमें कोई दिक्कत है बच्चों? डी क्यू आर प्लस डी आर क्यू, सही जा रहे हैं। अब उसके बाद हम लोग डी क्यू आर को क्या लिख सकते हैं, ये एंगल है आई माइनस आर वन। सर आपका वो नहीं लिख रहा ढंग से, सर ग्लिच हो रहा है। हाँ सर, बीच में आपका क्या होता है, पूरा बोर्ड इजी हो जाता है। अच्छा, अभी सही है? अभी सही हो रहा है सर। हाँ सर, ठीक है सर अभी प्रॉपर नहीं है, अब ऑड हो रहा है। तो ये सर एकदम प्रॉपर। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि डी क्यू आर को हम लोगों ने बड़ा आई माइनस आर वन लिखा, क्योंकि यार बड़ा आई का वर्टिकली अपोजिट एंगल ये है, उसमें से आर वन खत्म हो जाएगा तो हमारे पास डी क्यू आर बचेगा। उसी तरह डी आर क्यू को हम लोग लिख सकते हैं ई माइनस आर टू। तो अब आप क्या कर सकते हैं, प्लस वाले एक साथ ले लीजिए आई प्लस ई, और माइनस वाले एक साथ ले लीजिए आर वन प्लस आर टू। ठीक है, तो ये भी अपने आप में एक रिजल्ट है कि डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस आर वन प्लस आर टू। अभी मिनिमम डेल्टा की बात नहीं है, ये कोई भी रैंडम डेल्टा है। ठीक है बच्चों, तो इसको आप समझ ही चुके हैं, थोड़ा सा कॉपी कर लीजिए, इजी है। तो अब कुछ बच्चों को ये लग सकता है कि सर ये हमें समझ में नहीं आया कि ये डी क्यू आर को आपने आई माइनस आर वन कैसे लिख दिया, जैसे अभी एक बच्चे के साथ यहाँ पे हुआ था। तो आप ये देखिए, मैंने ये वाली नॉर्मल को रिप्रोड्यूस किया है, ये फिर से बनाया है, ये नॉर्मल है, और उसके बाद ये लाल वाली लाइट रे इधर बन गई। तो एक तरीके से ये एक कंटिन्यूअस स्ट्रेट लाइन है, ये एक कंटिन्यूअस स्ट्रेट लाइन है, ये आपको दिख ही रहा है कि ये एंगल आई है। जब ये एंगल आई है तो ये वाला भी एंगल आई है, और ये छोटा लाल से लेके नॉर्मल जो है ये एंगल R1 है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये पूरा I है, ये R1 है, तो I में से अगर हम लोग R1 हटा देते हैं तो हो जाएगा I माइनस R1, और ये I माइनस R1 यही एंगल है जो मैंने यहां बनाया है। इस तरह आप बोल सकते हैं डी क्यू आर इज इक्वल टू आई माइनस आर वन, और उसी तरह मैंने ई माइनस आर वन भी कर दिया, आई और ई को एक साथ ले लिया, आर वन और आर टू को एक साथ ले लिया। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये रिजल्ट अभी सफिशिएंट नहीं है। अब आप कंसीडर करिए ए क्यू
ई आर क्या है? क्वाड्रिलेटरल ए क्यू ई आर। ठीक है, तो इसमें देखो ये एंगल ए है और इसको हम लोग माने ले रहे हैं एंगल ई। वैसे क्यू ई आर है लेकिन मैं एंगल ई माने ले रहा हूं। एंगल ए प्लस एंगल ई इज इक्वल टू, बल्कि ये भी ना करो, प्लस 90 डिग्री कर लो, प्लस 90 डिग्री कर लो। देखो 90 डिग्री कहां से लिया मैंने? ये वाला 90 और ये वाला। भाई ये नॉर्मल है ना, तो नॉर्मल तो 90 डिग्री ही बनाएगी। तो एंगल ए प्लस 90 डिग्री प्लस ई प्लस 90 डिग्री, क्वाड्रिलेटरल है तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा बच्चों? 360 डिग्री। हाँ बिल्कुल सही बताया आपने। ओके, अब यानी ए प्लस ई इज इक्वल टू, मैं एंगल नहीं लिख रहा हूं, इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये बोल सकते हैं हम लोग। अब दूसरा एक और तरीका लिख लेते हैं, हम लोग ले लेते हैं ट्राइंगल आर क्यू ई को। ध्यान दीजिएगा, ये रही लाल लाइट रे और ये हुई एक्सटेंडेड नॉर्मल, ये हुई एक्सटेंडेड नॉर्मल, पॉइंट ई पे मिल रही है। ये पॉइंट है क्यू और ये पॉइंट है आर। ये है छोटा r1, ये है छोटा r2, इसको हम लोगों ने माना था e। एक और है r1 प्लस r2 प्लस e इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है ना? सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल क्यू ई आर, समझ रहे हैं? ट्राइंगल क्यू ई आर 180 डिग्री होगा। ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमें मिल जाए क्या? ये 180, ये 180, ये ई, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन। A इज इक्वल टू R1 प्लस R2 बाय 1 and 2। ये समझ में आ गई बात बच्चों? सही है ना? A इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो अब यानी कि यार ये A हम यहां रख सकते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस E माइनस A। कुछ लोग इसे ऐसे लिखते हैं, डेल्टा प्लस A इज इक्वल टू I प्लस E। ये बच्चों यूनिवर्सल रिजल्ट है। अभी हम लोग डेल्टा मिनिमम तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन ये हमेशा ट्रू होगा। समझ गए? ये R1 प्लस R2 की जगह A रख दिया, A प्लस डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस E। ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं। अब एक ग्राफ की बात भी हम लोग कर लें। ये तो वो रिजल्ट है जो भी थोड़ी देर पहले हम लोग ने प्रूव किए थे। देखो हम लोग क्या करें कि एक एक्सपेरिमेंट करें इसके साथ, और एंगल ऑफ इंसिडेंस को यहां प्लॉट करें और डेल्टा को यहां प्लॉट करें। डेल्टा एज अ फंक्शन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि एंगल ऑफ डिविएशन एज अ फंक्शन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि एंगल ऑफ डिविएशन जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस पे कैसे डिपेंड कर रहा है। फंक्शन अगर आपको थोड़ा कठिन लग रहा है तो छोड़ दीजिए। तो डेल्टा आई पे कैसे डिपेंड कर रहा है ये देखा जा रहा है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग? भाई पहले एक लाइट रे डालेंगे, वो अपना नॉर्मली निकल जाएगी, नॉर्मली निकल जाएगी। यानी कि अगर हम लोग 90 डिग्री इससे 90 डिग्री डाल रहे हैं तो नॉर्मल से कितना डिग्री होगा? 0 डिग्री। 0 डिग्री, ये सिखा चुका हूं मैं। तो यानी 0 डिग्री जाएगी तो जैसे जाएगी वैसे ही निकल जाएगी।
फिर यहाँ पे कुछ अलग होगा, है ना। तो उस केस में आप देखेंगे कि डेल्टा जो है वो काफी ज्यादा होगा, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट जैसे, क्योंकि ये ऐसे आएगी और फिर उसके बाद ऐसे चली जाएगी, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और सॉरी जो आपका डेल्टा है वो काफी ज्यादा होगा, क्योंकि ये लाइट रे तो सीधे चली गई और फिर यहाँ पे इधर बेंड हो जाएगी, तो ये एक काफी बड़ा एंगल होगा, ठीक है। तो डेल्टा इज वेरी हाई फॉर एंगल्स क्लोज टू 0 डिग्री, ठीक है। फिर धीरे धीरे हम लोग डेल्टा वो आई को बढ़ाते जाएंगे, तो देखेंगे कि हाँ भाई अपना वो जो है ये कम हो रहा है। आई को बढ़ाते जा रहे हैं, मतलब इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो डेल्टा अपना कम हो रहा है। फिर एक ऑप्टिमम पॉइंट आएगा, उसके नीचे डेल्टा नहीं जाएगा, उस मिनिमम वैल्यू से और नीचे नहीं जाएगा, तो उस मिनिमम वैल्यू को हम लोग बोल देते हैं डेल्टा मिन, और उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को बोल देते हैं आई। उसके बाद ये अपना ग्राफ वापस बढ़ना चालू कर देगा। ऑब्वियसली आई जो है हमारा वो वेरी कहां से करेगा, 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में करेगा, है कि नहीं। तो कम से कम 0 डिग्री पे होंगे तो हम लोग नॉर्मली चले जाएंगे, तब भी ठीक ठाक डेल्टा आएगा। फिर कम होते 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 एक ये मिनिमम वैल्यू आएगी, फिर ऊपर चली जाएगी। कोई ये नहीं बोल सकता कि ये मिनिमम वैल्यू इतने ही डिग्री होगी। वो डिग्री जो होगी वो डिपेंड करेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, वो डिपेंड करेगा इस बात पे कि हम कौन से कलर की लाइट रे ले रहे हैं या कौन से वेवलेंथ की लाइट रे ले रहे हैं। तो अभी हम लोग को ये ग्राफ एक तरीके से रट लेना है कि एक डेल्टा मिन अचीव होता है, फिर ये इधर जाता है। ये तो ग्राफ से आपने समझा, अब आप इसे थ्योरेटिकली समझिए। एक प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी भी हम लोगों ने पढ़ा था कि लाइट रे जैसे जाती है उसी रास्ते पे लौट भी आती है। तो अगर हम लोग मिरर लगा दें यहाँ पे, तो ये ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे फिर लौट जाएगी। फिर एक टाइम पे ऐसा आएगा कि हम लोग इसे बैलेंस करते जाएं, एंगल्स को थोड़ा चेंज करते जाएं कि I इज इक्वल टू E हो जाए। और ये ऑब्जर्व किया गया है कि जब I इज इक्वल टू E हो जाएगा तब डेल्टा मिनिमम हो जाएगा। ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, एट I इज इक्वल टू E डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा मिन एंड R1 इज इक्वल टू R2। मतलब कोई भी दो कंडीशन को आप ट्रू कर दो तो तीसरी ट्रू हो जाएगी। ये दोनों ले लो तो ये आ जाएगी, ये दोनों ले लो तो ये आ जाएगी, ये दोनों ले लो तो ये आ जाएगी। आई बात समझ में। फिर यही बात है कि ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है और इसका एक्सप्लेनेशन सभी बुक्स में इस तरह दिया गया है कि आप इसको इस रास्ते से ले जाएं ऐसा कि ये आई यहां पे रिप्लेस हो जाए, तो लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी की वजह से जो डेल्टा है वो मिनिमाइज हो जाएगा। और आप खुद ही देखिए इस इक्वेशन पे अगर आप चले जाइए कि डेल्टा की वैल्यू सबसे, मतलब अगर हम लोग मैथमेटिकली देख रहे हैं, एक बार ग्राफिकली देख लिया, एक बार एक्सपेरिमेंटली देख लिया, अब मैथमेटिकली देख लीजिए। देखिए ए तो मान लीजिए किसी प्रिज्म का एंगल है 45 डिग्री है, 30 डिग्री, वो फिक्स हो गया। अब डेल्टा ऊपर नीचे हो रहा है, आई और ई भी ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो डेल्टा सबसे छोटा कब होगा, जब आई और ई आपस में बराबर हो जाएंगे। ये थोड़ा कैलकुलस से भी आता है, लेकिन हम लोग एक सिंपल इक्वेशन से समझ सकते हैं। तो अब अगर हम लोगों ने ये कंडीशन देखी डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा मिन, तो उस सिचुएशन में ये दोनों सिचुएशन ट्रू हो जाएंगी। तो फिर यहां पे ये इंप्रूव हो जाएगा कि A इज इक्वल टू आई प्लस आई, डेल्टा मिन इज इक्वल टू 2i डेल्टा मिन प्लस A इज इक्वल टू 2i। एक और लिख सकते हैं हम लोग, I इज इक्वल टू डेल्टा मिन प्लस A डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो एक तरीके से एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोगों ने प्रूव कर लिया, या A प्लस डेल्टा मिन लिख लो।
डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये भी काफी बढ़िया रिजल्ट है जो हमें याद कर लेना चाहिए। जो भी लाल बक्से में मैं बना रहा हूं वो समझ लीजिए कि रिजल्ट है, स्टैंडर्ड है, वो आपको याद रखना है। अब ये भी देख सकते हो, अगर ये वाली कंडीशन है तो एक बात तो ये आ गई, और दूसरी बात बहुत ही आसान है, R1 इज इक्वल टू R2 है, तो R1 प्लस R1 इज इक्वल टू A हो जाएगा। 2R1 इज इक्वल टू A हो गया, R1 इज इक्वल टू A बाई 2। ठीक है, तो आप R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R अगर मान ले, अपनी तरफ से लेट कर ले, तो ये R प्लस R एक तरीके से R इज इक्वल टू A बाई 2 हो गया। अब एक बहुत ही बढ़िया बात हम लोग करेंगे, इन दोनों में क्या लगाएंगे, स्नेल्स लॉ लगाएंगे। स्नेल्स लॉ क्या कहता है भाई, म्यू इज इक्वल टू, म्यू यानी इस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। अब देखो आई ये है, हाँ, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, बिल्कुल सही है। तो अब हम लोगों ने क्या किया, म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा मिन डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन ए बाई 2। मतलब हमने आई की जगह यहां रख दिया और आर की जगह यहां रख दिया। ठीक है, अब ये भी एक बहुत ही मस्त फॉर्मूला बन गया कि अब हम लोग अगर आई और आर ना भी पता हो, एंगल ऑफ प्रिज्म, अब मैंने क्या बोला था कि ये जो डेल्टा मिन है ये किस पे डिपेंड करेगा, डेल्टा मिन विल डिपेंड ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेल्टा मिन विल ऑल्सो डिपेंड ऑन द एंगल ऑफ प्रिज्म। इन दो बातों पे डिपेंड करेगा। ये आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन गया कि एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन किस पे डिपेंड करेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में और एंगल ऑफ प्रिज्म में और वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड में। ये तीनों बातें याद रखिएगा। 2 पूछे तो 2 लिख देना, 3 पूछे तो 3 लिख देना। अब आ जाते हैं बच्चों हम लोग थिन प्रिज्म में। ठीक है, ये कंडीशन तो हम लोग प्रूव कर चुके हैं। फॉर थिन प्रिज्म, पतले प्रिज्म, यानी कि ये एंगल ए बहुत छोटा हो जाए, ए इज स्मॉल एंड डेल्टा मिन इज स्मॉल। तो सारे एंगल जब स्मॉल होते हैं बच्चों, यानी ए छोटा है, डेल्टा छोटा है, तो ए प्लस डेल्टा भी छोटा होगा, ए प्लस डेल्टा बाई 2 भी छोटा होगा। तो ऐसे केस में साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स हो जाता है। When x is very small, then sin x is equal to x, where x is in radian। ये अप्रोक्सीमेशन हम लोग मैथ्स में भी लेते हैं। तो भाई sin x is equal to x हो जाएगा, यहां पे भी sin y is equal to y हो जाएगा। तो एक ये मत सोचिए कि साइन कट गया, ये बहुत ही बड़ी बेवकूफी होगी। यहां पर हम अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं कि a और डेल्टा छोटे हैं, इसलिए ये चीज वैलिड हुई जा रही है। तो साइन हट जाएगा और हम लोग यहां बच जाएंगे एक तरीके से a प्लस डेल्टा मिन डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई a बाई 2। ये बराबर हो जा रहा है किसके, म्यू के। ठीक है भाई, अब उसके बाद क्या होगा, डेल्टा 2 और 2 कट जाएगा। ठीक है, तो एक तरीके से क्या हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू ए बाई ए प्लस डेल्टा मिन डिवाइडेड बाई ए, यानी कि ए बाई ए हो गया 1, दिस गिव्स म्यू इज इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा मिन बाई ए। उसको उस तरफ ले जाओ 1 को, तो म्यू -1 हो गया।
प्लस हटा दो, अब ए उसमें मल्टीप्लाई हो गया, तो ए इंटू म्यू माइनस 1 ये हो जाएगा डेल्टा मिन, यानी कि डेल्टा मिन इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाय म्यू माइनस 1। ये हो गया हमारी कंडीशन फॉर थिन प्रिज्म। ये हमेशा ट्रू नहीं होता है बच्चों, दिस इज ओनली ट्रू फॉर थिन प्रिज्म। तो इसे कॉपी कर लीजिए। ये पूरा हो गया अपना थिन प्रिज्म का डेरिवेशन। क्लास 12th में आराम से इस थिन प्रिज्म का डेरिवेशन आ सकता है। बहुत लंबा सवाल आता है कई बार, 5 मार्क्स का, 7 मार्क्स का, जहां पर आपको यहां से होते हुए ये प्रूव करने के लिए बोला जाता है ना। इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ द refractive index of any prism and then write the relationship of the refractive index of a thin prism with angle of minimum deviation। ये 2 सवाल लपेट के आएंगे, तो यहां से होते हुए यहां तक पहुंचना होगा, और पूरा अभी तक जितना मैंने इस डायग्राम को बनाने के बाद लिखा वो सब कुछ आपको लिखना पड़ेगा। मैंने समझाया बहुत ज्यादा है तो स्टेप्स थोड़े ज्यादा हैं। अगर आप 2-3 बार डेरिवेशन करेंगे तो आप ये पूरा डेरिवेशन काफी जल्दी, एटलीस्ट 7-8 मिनट 10 मिनट तक में लिख लेंगे। एग्जाम में भी 10 मिनट में आप आराम से पूरा कर लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। सो दिस इज डन नाउ।